हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है मेरे चैनल जीके विद आरडी सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के अंदर अमेंडमेंट्स वाला इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स की ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम जिक्र करेंगे। इसके अंदर पार्ट 2 बने या 1 बने या 4 पार्ट बने, इसके अंदर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। से जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके ऊपर कौन कौन से बिल आए थे और कब वो पास हुई हैं, तो ये सारा डिस्कस इस चैप्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगा इस सीरीज़ के अंदर। तो इससे पहले जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि फर्दर इस तरह की वीडियोस आपको आप तक पहुंचती रहें। और इसके ऊपर मैंने लुसेंट बुक की समरी जो हिस्ट्री है इसको भी कंटिन्यू किया हुआ है, आप उससे भी अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। तो आइए जी अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले कॉन्स्टिट्यूशन बिल के बारे में देखते हैं। अब आपको ये तो पता होगा संशोधन होता कहाँ से, संशोधन करते कैसे हैं। संशोधन क्या होता है जी, हमारी पार्लियामेंट संशोधन करती है। हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट सबसे बड़ी बॉडी है। इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, प्रेसिडेंट, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा क्या करती है जी, अब सबसे पहले बिल पेश किया जाता है। बिल क्या होता है जी, जो भी कानून हमारा पुराना हो चुका है, जैसे आपको पता है 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब से लेकर आज तक हमने जो अपना संविधान बनाया था वो अब परफेक्ट नहीं बना था। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे हमारे देश के अंदर चेंज, पॉवर्टी के अंदर चेंज, गरीबी आती गई, जब पॉपुलेशन बढ़ती गई, जब ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, कोई भी मुद्दा हो, उसके अकॉर्डिंग सरकार बिल जो बनाती है तो उसमें जो पुराना बिल था, उस जो कानून था उसको चेंज करने की कोशिश करती है, ताकि उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड की जा सकें, ताकि और अपने संविधान के अकॉर्डिंग चलाया जा सके। तो बिल पहले पेश किया जाता है, तो ये बिल आता है पहले लोकसभा में। लोकसभा में बिल पास होने के बाद ये जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा में पास होने के बाद उसके ऊपर प्रेसिडेंट के साइन होते हैं और वो देश के लिए एक एक्ट बन जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं जी, अमेंडमेंट बोलते हैं। अमेंडमेंट जिसमें पुराने कानून जो था उसको उसके अंदर चेंज करके नया कानून बना दिया गया, उसको हम अमेंडमेंट या संशोधन बोलते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है जी। उसके अंदर देखते हैं जी, आज तक हमारे देश के अंदर 100 से प्लस आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, संशोधन हो चुके हैं। तो इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पहले संशोधन के बारे में। अब आपको पता है कि हमारे देश के अंदर जो पहला संविधान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये 1951। अब आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ। 1951 के को आपको पूछा जाए कि पहली लोकसभा के चुनाव कब हुए थे, तो ये याद रखना 1951 टू 1952 ये टाइम था इनका जब पहले आम लोकसभा के चुनाव हुए थे, जिसको जनरल इलेक्शन के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। अब बात करते हैं जी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब आपको पता होगा कि हमारे देश के अंदर हमें जो संविधान है वो हमें 6 राइट देता है। ये इससे पहले हुआ करते थे 7 राइट। फंडामेंटल राइट हमारे 7 हुआ करते थे, अब 6 हो चुके हैं। एक ऐसा राइट जो हमारा पहले फंडामेंटल राइट था पर उसको सरकार ने एक लीगल राइट बना दिया। उस लीगल राइट के बारे में पहला अमेंडमेंट किया गया था हमारे देश के अंदर, वो था जी लीगल राइट ऑफ प्रॉपर्टीज़, प्राइवेट। ठीक है जी। तो इसके अंदर क्या था कि देश में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहली प्रॉब्लम हमें ये आती है कि हमने फंडामेंटल राइट तो लोगों को दे दिए। अब जब हम कोई भी प्रोजेक्ट लगाते हैं तो लोग क्या करते हैं, उसकी ज़मीन जा उसकी दुकान उसके अंदर आती है उस प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो क्या करता है, कोर्ट केस जाके लगा देता है कि मेरी प्रॉपर्टी को सरकार छीन रही है बेवजह से ही और ये मेरा फंडामेंटल अधिकार है। तो ये क्या करती है, कोर्ट में जाके वो केस क्या होता है, सरकार के खिलाफ लग जाता है और स्टे ऑर्डर मिल जाता था। तो इस तरह से सरकार इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, तो ये जो राइट था इसको क्या किया गया, सरकार ने सोचा कि ऐसे तो फिर देश में डेवलपमेंट ही नहीं हो सकती। तो इन्होंने क्या किया जी, नया एक्ट पास किया और कानून पास करके जो हमारा फंडामेंटल राइट था उसको क्या कर दिया, जो प्रॉपर्टी का राइट था उसको क्या कर दिया, लीगल राइट बना दिया। उसको एक नए चैप्टर, नए अध्याय के अंदर इसको नए पार्ट में ऐड किया गया। तो ये हमारा लीगल राइट बन गया था। इसी तरह से हमारे फंडामेंटल राइट जो 7 थे पहले और कम होकर अब 6 हो चुके हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यही बात की गई है। तो ये जो फंडामेंटल राइट का जो अधिकार था, जो हमारा आर्टिकल नंबर 19 के क्लॉज 6 के अंदर, अब ये जगह जो यहाँ पे खाली हो चुकी है, यहाँ पे पहले हमारा फंडामेंटल राइट प्रॉपर्टी हुआ करता था। ठीक है जी। अब इसको ऐड किया गया 9th शेड्यूल। आपको पता होगा कि मूल संविधान ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 ही अनुसूचियाँ थीं, अब तो 12 हो चुकी हैं। तो 9th सूची जो थी उसको भी बाद में ऐड किया गया था, उसी के अंदर इसको लीगल राइट बनाया गया था। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं नेशनल जो 7th नंबर अमेंडमेंट था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट था। इसके अंदर क्या था कि हाँ, अंग्रेज़ों ने हमारे जो जितने भी राज्य थे
उन सभी को 4 फोल्ड सिस्टम के अंदर बना के रखा हुआ था। जैसे पार्ट ए के अंदर कौन से राज्य आते हैं, पार्ट बी के अंदर, पार्ट सी के अंदर, पार्ट डी के अंदर। ठीक है जी, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पार्ट ए के अंदर है, उससे कम इंपॉर्टेंस वाले बी के अंदर। उस सिस्टम को हम बोलते थे 4 फोल्ड सिस्टम। तो इस सिस्टम को हमने कट करके, इसको कैंसिल करके, हमने अपना नया संविधान संशोधन करके हमने क्या किया जी, एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया 1956 के अंदर। और इस स्टेट के अंदर हमने क्या किया जी, हमारी टोटल जितनी भी स्टेट्स थी तो उसको हमने 14 स्टेट बना दी और 6 हमने क्या बना दी, यूनियन टेरिटरी। तो हमने 2 भागों में सिर्फ हमारे राज्यों को डिवाइड किया, एक तो फुल फ्लैज स्टेट और एक होती है स्टेट यूनियन टेरिटरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर चलती है। ठीक है जी, इस तरह से ये अमेंडमेंट पास किया गया था। और एक काम इसके अंदर और किया गया था, जो हमारे हाई कोर्ट्स होती हैं, आपको पता है सबसे बड़ी कोर्ट्स कौन होती है, सुप्रीम कोर्ट। और उसके बाद स्टेट के अंदर सबसे बड़ी कोर्ट होती है हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जजों की जो एज है और उसकी जुरिडिक्शन है, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी, इसके बारे में भी जिक्र हमारा 7th अमेंडमेंट के अंदर ही मेंशन किया गया था। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं 10th नंबर अमेंडमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपरों में आती है। 1961 के अंदर दादर नगर हवेली और जो ये गोवा, आप दमन एंड दीव ये देख रहे हो, ये आपको पता होगा कि ये पुर्तगीज़ जो थे इनकी कॉलोनी हुआ करती थी, क्योंकि उन्होंने कॉलोनियल रूल के अंदर हमारे इंडिया में इन्होंने इस 3 बस्तियां बना रखी थी। तो जहाँ पे इनका कल्चर चलता था, तो ये लोग अंग्रेज़ तो यहाँ से चले गए, बट ये लोग यहाँ पे अभी भी स्टेबल थे। तो इनको पुलिस एक्शन के द्वारा हमने यहाँ से भगाया था। अब ये याद रखना है। तो ये 10th नंबर जो अमेंडमेंट है, इसमें सबसे पहले हमने दादर नगर हवेली को खाली करवाया और इसको हमने एज ए यूनियन टेरिटरी के अंदर दर्ज किया गया। ठीक है जी, तो ये हमारी 10th नंबर अमेंडमेंट थी। इसको याद कैसे रखोगे, 10th यहाँ पे 10 है और यहाँ पे आप देखिए दादर नगर हवेली के 5 लेटर हैं और इनके भी 5 लेटर, तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद 12th नंबर अमेंडमेंट जो हुई थी 1962, इसके अंदर क्या था जी, गोवा और दमन एंड दीव, इन सभी को जोड़कर आप देखोगे तो ये नियर अबाउट आपके 12 लेटर बनते हैं। और ऐसे भी याद नहीं रख सकते, गोवा इसके लेटर को जोड़ोगे तो आप 3 बनेगा और इस 12 को भी आप अगर जोड़ोगे तो ये भी 3 बनता है। तो इस तरह से इनको भी आप याद रख सकते हो। तो ये पुर्तगीज़ कॉलोनी थी। अब आपको ये क्वेश्चन और बताता हूँ, हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले हमारे देश के अंदर पुर्तगीज़ ही आए थे और सबसे लास्ट में जाने वाले भी हमारे कौन थे, पुर्तगीज़ थे। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद एक और अमेंडमेंट हुई थी 13 नंबर अमेंडमेंट। इसके अंदर क्या हुआ था जी, अब आपको ये पता होगा कि हमारे देश में नॉर्थ ईस्ट की 7 स्टेट हैं। नॉर्थ ईस्ट हमारी जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं वो 7 हैं, जिसको हम 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। इसके अंदर ये सबसे बड़ा राज्य, पहले सभी राज्य ये कॉमन थे और एक ही राज्य हुआ करता था जिसका नाम था असम। तो असम से सबसे पहले मांग उठाने वाला जो राज्य था उसका वो बना था नागालैंड। नागालैंड जो नागा लोग से, इन्होंने सबसे पहले स्टेट की मांग उठाई। तो हमने क्या किया जी, नागालैंड को एक एडमिनिस्ट्रेशन, इसको एक राज्य का दर्जा दिया और इसको एक स्पेशल प्रोविज़न, जैसे हमने जम्मू कश्मीर के लिए स्पेशल 370 की धारा लगाई थी और स्पेशल प्रोविज़न दिए थे कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इस तरह से आपके कल्चर में हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, इस तरह से। तो नागालैंड के लिए भी हमने ये एक नया सेपरेट जो आर्टिकल है इसको दर्ज किया। तो ये था 371 क्लॉज ए। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं 14th नंबर अमेंडमेंट। इसके अंदर क्या था, 1962 के अंदर पुडुचेरी, कराईकल, माहे और यनम, आपको पता है जो पौंडीचेरी है इसको अब पुडुचेरी बोलते हैं। तो इसके 4 ज़िले हैं जी, जो 3 स्टेट के अंदर हैं। ठीक है जी, 2 आपके मिलेंगे तमिलनाडु के अंदर, उसके बाद एक मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश के अंदर, एक मिलेगा केरला के अंदर। तो ये जो कराईकल, माहे वगैरह ये आपको ज्योग्राफी में पढ़े होंगे आपने। उसके बाद देखिए, ये फ्रेंच कॉलोनियाँ थी। आपको ये पता होगा कि ये फ्रेंच कॉलोनियाँ थी, इनको हमने फ्रेंच वालों से छीन कर अपने इंडिया के अंदर मिलाया था। तो सबसे पहले तो इसी तरह से हमने इसको सभी को पहले यूटी बना दिया। और यूटी भी कैसी बनाई, आपको पता है जो हमारी यूनियन टेरिटरी है ये 2 प्रकार की होती हैं। एक यूनियन टेरिटरी जिसके ऊपर एक ओनली गवर्नर होता है, और एक यूनियन टेरिटरी जिसके अंदर गवर्नर भी होता है और उसका लेजिस्लेचर भी होता है, वहाँ पे मुख्यमंत्री भी बनता है। तो इस तरह से हमने यूनियन टेरिटरी को डिवाइड किया हुआ है। तो आपको पता है जैसे दिल्ली जो हमारा है ये एक कैसा यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे LG लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बैठता है और यहाँ पे मुख्यमंत्री भी बनता है। इसी तरह से पुडुचेरी भी इसी तरह से है। और लद्दाख यूनियन टेरिटरी अलग बनी है, ये भी जम्मू कश्मीर वाली, लद्दाख नहीं, लद्दाख एक सिंपल यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे ओनली गवर्नर बनता है। तो जो जम्मू कश्मीर है वो इस तरह से है, यहाँ पे मुख्यमंत्री भी बनेगा। तो आपको आई होप कि इस तरह से समझ आ गया होगा। तो उसके बाद 5th नंबर अमेंडमेंट देख लेते हैं।
फिफ्थ नंबर 15th अमेंडमेंट देखते हैं, ये 1963 को किया गया था। इसमें क्या हुआ था जी, जो हाई कोर्ट थे, आपको पता है हमारी सबसे बड़ी कोर्ट कौन सी है, सुप्रीम कोर्ट है। इसके नीचे हर स्टेट के अंदर एक या दो स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट होती है जो सबसे बड़ी होती है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होती है, उसके बाद फिर डंडे ही पड़ते हैं, ठीक है जी। तो इस जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट की जो हाई कोर्ट है, इसके जजों की जो एज थी रिटायर होने की, वो पहले 60 हुआ करती थी, बाद में इसको बढ़ाकर 62 कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो 65 साल की एज में रिटायर होते हैं, आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं अगली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 16th नंबर अमेंडमेंट 1963 में ये अमेंडमेंट पास की गई थी जी। इसमें क्या था जी, देखो हमारे देश में लिबर्टी है। लिबर्टी आपके जब आप प्रेम्बल के बारे में पढ़ते हो, जब हमारा प्रियम्बल पढ़ते हो कि हम भारत के लोग, भारत को प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, इस तरह से आप जितने भी वर्ड 8-9 वर्ड जितने भी पढ़ते हो उनमें से एक लिबर्टी वर्ड आता है। और लिबर्टी हमारे देश में 5 प्रकार की दी गई है। इनमें से एक लिबर्टी हमारी दी गई है एक्सप्रेशन की। इस एक्सप्रेशन की क्या है जी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, तो आपको इसके ऊपर कुछ लिमिट लगाई है। आपको बोलने का अधिकार तो है, पर आप ऐसे नहीं है कि हमारे देश की अखंडता के खिलाफ, इंटीग्रिटी के खिलाफ कुछ बोलें। तो इसके ऊपर कुछ सरकार के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं और थोड़ी सी। तो ये अमेंडमेंट संशोधन किया गया था 96 से। ऐसे नहीं कि देश के मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हो, तो ये चीज़ें जी इसके अंदर इसमें चेंज किया गया था, तो ये देख सकते हैं आप, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं जो 19th अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशनल, जो अमेंडमेंट है ये 1966 को हुई थी। तो इसमें हमने क्या किया था जी, जो आपको ये पता कि आर्टिकल नंबर 324 जो है हमारे देश में, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि संविधान के अंदर इसको पहले ही मेंशन किया गया कि हमारे देश में इलेक्शन होंगे और एक साफ़ सुथरे इलेक्शन होंगे, इसमें किसी का भी हेरफेर हो, फिर फ्री फेयर इलेक्शन करवाए जाएंगे, किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब आपको पता है पहले तो इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था, अब ये बॉडी 3 की हो चुकी है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, उसके साथ 2 डिप्टी चीफ भी होते हैं। तो इस तरह से इनकी पावरें और इनकी जो लिमिट है, इनको कहाँ तक ये सुनवाई कर सकते हैं, कहाँ तक ये जुरिडिक्शन, तो इन सभी इनके अपॉइंटमेंट के बारे में सारा जिक्र कहाँ पे किया गया जी, तो ये हमारा किया गया जी आर्टिकल नंबर, तो ये 19th अमेंडमेंट करके इसमें कुछ डिस्प्यूट थे जो ये इसके अंदर बताया गया है। तो आपको ये भी बता दूं, इसमें जो क्वेश्चन क्या बनेगा कि पार्लियामेंट के जो डिस्प्यूट होते हैं स्टेट के मेंबरों के आपस में, तो वो कहाँ पे सॉल्व होंगे, अब ये आपको बताया गया। ये चीफ इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन के ऊपर सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है जी। कि उसके रिलेटेड अगर मान लो कौन इलेक्शन लड़ सकता है, कोई नहीं लड़ सकता, ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा इस तरह की डिस्प्यूट को, ठीक है जी। उसके बाद हमने एक और अमेंडमेंट किया था जिसका नाम है 21th अमेंडमेंट। ये किया गया था 1967 को, जिसमें आपको याद होगा कि हमारी टोटल 22 लैंग्वेज हैं, जिसमें 8वीं अनुसूची के अंदर दर्ज किया गया है। तो इसमें से जो 22 लैंग्वेज थी, ये तो आज है, प्रेजेंट का सिनेरियो है, बट आपको पता होगा कि सिंधी हमारी लैंग्वेज है, सिंधी को भी ऐड किया गया था कौन से अमेंडमेंट में, 21 नंबर अमेंडमेंट करके, 5th नंबर रीजनल लैंग्वेज, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है जी। तो उसके बाद हमें अगली जो नेक्स्ट अमेंडमेंट देखते हैं, इसमें क्या है, 24th अमेंडमेंट है। इसमें 1971 को इसको 1971 को इसको लगाया गया था, इसको चेंज किया गया था। इसमें क्या था जी, अब आपको थोड़ा सा ये पता होगा कि हमारे देश में एक गोलकनाथ जो जजमेंट हुई थी, इसमें ये था कि आप क्या कर सकते हो कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट को पावर दी गई थी कि वो देश के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के अंदर चेंज कर सकती है। वो चेंज किस तरीके से होगा, वो चेंज होगा जी जैसे आपको पता है कोई भी संविधानिक चेंज करना होता है तो आर्टिकल कौन सा लगता होता है, 368 आर्टिकल के दौरान ही हम संविधान के अंदर कुछ चेंज कर सकते हैं। तो ये इसमें बताया गया था कि फंडामेंटल राइट को चेंज किया जा सकता है। तो इसके बारे में अगर आपने फंडामेंटल राइट को चेंज करना है तो आपको प्रेसिडेंट से पहले असेंट लेना पड़ेगा, इस तरह का अमेंडमेंट बिल पे पहले साइन कराने पड़ेंगे। तो ये इसमें जिक्र किया गया था, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं 25th नंबर अमेंडमेंट। इसमें आपको बताया गया था, ये आप छोड़ सकते हो, ये आपका काम का नहीं है। जस्ट इसमें एक बात याद रखें कि हमारे देश में जो बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था वो इस टाइम पे हुआ था। बैंक नेशनलाइज क्या होता है जी, इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन है
प्राइवेट पर्सन ने, किसी ने बैंक ओपन किया है, तो इसमें जब नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो ऐसे लोन जो किसी को दे दिए गए पर वो वापस नहीं आए, इस तरह के पैसे को रिकवर करने के लिए सरकार क्या करती है कि बैंकों को सरकारी बना देती है और वहाँ पे प्राइवेट बंदे को हटा के उसके सारे शेयर्स को खुद खरीद लेती है। इस तरह से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नेशनलाइज करना। तो हमारे देश में 25 नंबर अमेंडमेंट करके कई बैंकों को आपस में मर्ज किया गया और इसी तरह से बैंक नेशनलाइज भी किया गए थे। आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद बात करते हैं जी नेक्स्ट अमेंडमेंट की। हाँ जी, नेक्स्ट अमेंडमेंट की बात करते हैं। इसमें क्या किया गया था, इसमें जो 7 नंबर 1 जो है, इसमें आप याद रखना है कि जो 1971 वाली जो 26th अमेंडमेंट है, इसमें आपने सुना होगा कि हमारे देश में कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी हुआ करती थी। प्रिंसली स्टेट क्या होती हैं, जो रजवाड़े थे, जिनको हम, जैसे आपने सुना होगा कि हैदराबाद के निज़ाम थे जिसको हमने पुलिस कार्रवाई से अपने देश में मिलाया था, हैदराबाद को जम्मू कश्मीर के राजा थे। तो इस तरह से हमारे देश में जो प्रिंसली स्टेट थी, इसके टाइटल को अबॉलिश कर दिया गया और इनको गवर्नमेंट के अंडर लेके आए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर लेके आए थे। ये हमारा जो संवैधानिक जो चेंज था ये कब किया गया था, तो इसको हमने 71 नंबर ईयर्स के अंदर 26th अमेंडमेंट के अंदर इसको हमने किया था। उसके बाद हम बात करते हैं, ये अमेंडमेंट आप छोड़ सकते हो, इसका कोई 30 नंबर अमेंडमेंट आपके कोई काम की नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो। उसके बाद आपको बता दूं कि जो 31 नंबर अमेंडमेंट है, इसमें आपने ये तो सुना होगा कि लोकसभा की टोटल अब मैक्सिमम कितनी सीटें हैं जी। वैसे मैक्सिमम सीटें होती हैं अभी तो 552, इसके अंदर 2 एंग्लो इंडियन हैं और 550 सीटें सिंपली हैं जो स्टेट और जो केंद्र सरकार की जो लोकसभा की सीटें हैं, जिसको फेमस हाउस बोलते हैं, लोअर हाउस बोलते हैं। तो इसकी जो सीटें थी पहले 252 हुआ करती थी, अब इसको बढ़ा के 545 किया गया। तो इसको क्या किया गया था जी, जिसमें क्या था, जो रिप्रेजेंट यूटी जिसकी सीटें पहले 25 हुआ करती थी, इसको रिड्यूस करके 20 कर दिया गया था। तो ये डिसीजन था। तो आपके लिए इसको याद कर भी सकते हो या नहीं भी ना करना हो, क्योंकि बाद में फिर इसको बढ़ाया गया था, ये भी याद रखना है। पर एक पेपर में क्वेश्चन ये आया था कि अभी लेटेस्ट के आपको एक अमेंडमेंट तो आप याद कर लोगे कि हाँ, इसमें 545 से 552 सीटें कब हुई थी, पर उसमें ये पूछा था कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर हुई थी, ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था उसके अंडर हुई थी। तो 31 नंबर अमेंडमेंट वाला ये लेटेस्ट क्वेश्चन में आ भी चुका है। तो आपने ये याद करना है इसके लिए, इसीलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी लेक्चर्स को हम इसी तरह से पार्ट्स को बनाते रहेंगे। तो आप जो प्रीवियस लेक्चर पढ़े हैं इसको ज़रूर देखें। तो इसी तरह से ये पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2 भी आएगा। तो इसी तरह से हमने 100 जितनी भी हमारी संवैधानिक चेंज हैं उन सभी को हम धीरे से देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक ज़रूर करें।